हेलो, आवाज़ आ रही है? आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, बार बार वीडियो ब्रेक हो रही है। आप देखिए, इसको जल्दी जल्दी समझ लीजिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, यहाँ पे ये बोला है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो लगती है तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका क्या यूज़ है। तो ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जब लगती है जबकि इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग हो, मतलब कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होगी और वो आपसे कुछ पैसा अलग से चार्ज करेगा उसका, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। 125 का ए इज़ करेक्ट। अब 26 का देख लीजिए। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कैन substantially reduce transaction cost per dollar of transaction because their larger size allow them to take advantage। देखिए, इसका मतलब ये है कि बड़े अमाउंट में पैसा लार्ज साइज में इन्वेस्ट करेंगे तो जो है पैसा या कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, ये फाइनेंस का नहीं, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि बड़े साइज़ में आप कोई काम करेंगे, बड़े वॉल्यूम में आप कोई काम करेंगे, प्रोडक्शन वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आप 27 पे जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड एज द एन ओवर द काउंटर मार्केट। देखिए, इसका मतलब ये है कि ओवर द काउंटर मार्केट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ओवर द काउंटर मार्केट जो है एक तरह का मार्केट है जहाँ पे कि कोई प्लेस नहीं है। ये इसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, किसी एक्सचेंज के थ्रू इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। यहाँ से आप किसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं? डायरेक्ट कंपनी किसी कंपनी को के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं वो लिस्टेड कंपनी के नहीं होते हैं, अनलिस्टेड कहलाते हैं। ये वाले जो स्टॉक्स होते हैं ये अनलिस्टेड कहलाते हैं। तो ओवर द काउंटर मार्केट के थ्रू कंपनी टू कंपनी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर ओवर द काउंटर मार्केट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर में बांटा जा सकता है। तो यहाँ से स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हर चीज़ में यहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ओवर द काउंटर मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ओवर द काउंटर मार्केट जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है वो गलत है, मिस्टेक है उसमें, कि इन्होंने वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग पूछा है, उसमें ओवर द काउंटर मार्केट भी गिवन है। ओवर द काउंटर मार्केट में कोई इंटरमीडियरी नहीं होती है, एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेड नहीं करते हैं। जैसे एक्सचेंज का मतलब है कि जिससे आप सिक्योरिटीज़ को खरीदें या बेचें, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपकी स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज नहीं, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेड नहीं करते हैं ओवर द काउंटर मार्केट में। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेड नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो 8 नंबर का क्वेश्चन, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मिस्टेक है। अब देखिए 28 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट ट्रेडेड इन अ मनी मार्केट। मनी मार्केट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं किया जाता है? मनी मार्केट का मतलब है शॉर्ट टर्म मार्केट। शॉर्ट टर्म मार्केट में सारी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं। बैंकर्स एक्सेप्टेंस भी ट्रेड किया जाता है, यूएस ट्रेजरी बिल्स ट्रेड किया जाता है, बॉन्ड नहीं किया जाता। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूएस बॉन्ड होगा तो वो लॉन्ग टर्म का है, यूएस ट्रेजरी बिल्स है वो शॉर्ट टर्म का है। डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। यूरो डॉलर शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर तो आप अच्छे से जानते हो, कॉमर्शियल पेपर जो है मनी मार्केट का या शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ट्रेडेड इन मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में जो ट्रेड नहीं किया जाएगा वो नहीं किया जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होगा। एक्सेप्टेंस किया जाएगा, ट्रेजरी बिल किया जाएगा, यूरो डॉलर किया जाएगा। कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट का है। रेसिडेंशियल मॉर्टगेज, रेसिडेंशियल मॉर्टगेज का मतलब है कि जब आप रह रहे हो और रहने के लिए आपने वहाँ पे मॉर्टगेज का मतलब होता है सिक्योर्ड लोन, आपने जो है लोन ले रखा है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो उसकी सिक्योरिटी दे रखी है, तो वो यहाँ पे मनी मार्केट से उसका कोई मतलब नहीं है। वो क्या है, अलग चीज़ है, वो लोन के सेंस में बात चलेगी। तो ये सारी जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है नॉट ट्रेडेड इन मनी मार्केट, तो आपका ई हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट का है, ठीक है। रीपर्चेज एग्रीमेंट, यूरो डॉलर्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मनी मार्केट की। कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज़ जो बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ या फिर शेयर्स को बोलते हैं, वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड की जाते हैं, ठीक है। शेयर्स जो हैं कैपिटल मार्केट में ट्रेड की जाती हैं।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन अ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो ट्रेड किए जाते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं कैपिटल मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये यूएस ट्रेजरी बिल्स जो हैं, एक्सेप्टेंस और रीपर्चेज एग्रीमेंट, ये सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस। और 32 देखिए, बॉन्ड्स दैट आर सोल्ड इन अ फॉरेन कंट्री एंड आर डिनोमिनेटेड इन दैट कंट्रीज करेंसी आर नोन एज यूरो बॉन्ड। मतलब ऐसी कंट्री में आप किसी बॉन्ड को बिक रहे हैं जो कि उसके दूसरी कंट्री की करेंसी में बिक रहा है। जैसे कि यहाँ पे इंडिया में हम यूएस का कोई बॉन्ड यूएस की करेंसी में बेचे हैं, मतलब यहाँ की करेंसी में नहीं बेचेंगे, रुपीज़ में नहीं बेचेंगे, वो वहाँ की करेंसी में बेचेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, यूरो बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट डिपॉजिटर इंस्टीट्यूशन एट द एंड ऑफ 2001 वाज। डिपॉजिटर इंस्टीट्यूशन को समझ लीजिए। डिपॉजिटर इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन अ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को किस फॉर्म में रखे, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में नहीं। जहाँ पे आपने एक चीज़ जमा करा दी कि आपका जो है गोल्ड है, आपने जमा कर दिया तो गोल्ड ही है, वो एक फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपकी चीज़ एग्जिस्ट है। जैसे शेयर्स क्या है, डीमैट है, डीमैट का मतलब वो शेयर्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप बोलते हैं कि आपके पास इतने रुपए की शेयर्स हैं, तो वो मार्केट जहाँ पे की जो चीज़ों को डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखेगा वो कहलाता है डिपॉजिटरी, ठीक है ना। तो डीमेटेरियल फॉर्म में कौन रखते हैं, कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट यूनियन और सेविंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक इन 2001 वाज इतने $1 ट्रिलियन, मेकिंग कॉमर्शियल बैंक्स द, ये इसकी वैल्यू है। अब इससे लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। देखिए ये आपका इन्होंने 2001 का लिया है, तो ये पुराना डेटा, इससे आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। द वैल्यू ऑफ एसेट की जो वैल्यू है हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स इन 2001 वाज दिस, कि कॉमर्शियल बैंक के एसेट्स की वैल्यू इतनी $1 ट्रिलियन हो गई थी, जिससे कि मेकिंग कॉमर्शियल बैंक, भाई जिससे कॉमर्शियल बैंक का जो अपनी जगह थी वो उनको एक ऊंची पोजीशन मिल गई, लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। मतलब वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में अच्छे पोजीशन पर आ गए, ठीक है ना। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज आर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कौन से हैं, सेविंग एसोसिएशन, कॉमर्शियल बैंक और क्रेडिट यूनियन, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक, सेविंग लोन एसोसिएशन और क्रेडिट यूनियंस। देखिए कॉमर्शियल बैंक अभी डिपॉजिटरी का बताया था, जो कि डीमेट फॉर्म में रखता है सिक्योरिटीज को, और इसके यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट यूनियन और सेविंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वही क्वेश्चन आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशन। कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशंस क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट एक्वायर्स फंड पीरियडिकली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो फंड एक्वायर करते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि आपको पैसा आप जमा कर रहे हो LIC वगैरह में, तो एक रेगुलर बेसिस पे आप पैसा जमा करते हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि ऐसी कंडीशन होगी तब आपको पैसा मिलेगा, या ये कंडीशन होगी तब आपको पैसा मिलेगा, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और समझिए इसको 37 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरीज। ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जो कि इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरीज नहीं है। इंटरमीडिएटरीज मतलब मिडल की तरह काम करते हैं। म्यूचुअल फंड जो है इसमें हम एजेंसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो ये तो इसमें इंटरमीडिएटरी है। पेंशन फंड में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरमीडिएटरी हो, और LIC में भी इंटरमीडिएटरी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब 38 समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरी। कौन से इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरी हैं भाई, उसका अपोजिट हो गया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरी है, और फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। 39 समझिएगा, एडवर्स सिलेक्शन इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इक्विटी एंड डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम।
एडवर्स सिलेक्शन, एडवर्स सिलेक्शन का मतलब है कि ख़राब सिलेक्शन, आपने इक्विटी और डेट का ख़राब सिलेक्शन लिया है तो क्या होगा, एक लेंडर रिलेटिव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बोरोवर, पोटेंशियल रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मतलब जो पैसा जो लेंडर है वो उसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, पोटेंशियल नहीं है रिटर्न और रिस्क का, तो मतलब वो ठीक से प्रॉपर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। 39, चलिए इतनी बहुत है, इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।